नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। उत्तराखंड में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताई है, तो प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। प्रदेश कांग्रेस और क्षेत्रीय दल यूकेडी जहां सरकार के इस कदम को उत्तराखंड विरोधी करार दे रहे हैं, वहीं बीजेपी केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताई थी, जिसके बाद से सूबे का सियासी पारा उफान पर है। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड क्रांति दल ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। पार्टी अध्यक्ष काशी सिंह एरी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे में पंचेश्वर जैसे विशाल बांध को लेकर समझौता करते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार प्रदेश में प्रस्तावित और निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं से पर्यावरण को खतरा बता रही है। उन्होंने कहा कि सभी तरह की जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण के लिए खतरा बताना केंद्र की उत्तराखंड विरोधी नीति को दर्शाता है। कि एक तरफ केंद्र सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में ये हलफनामा दे रही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो भी हैं हमारे हिमालय क्षेत्र में वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, और दूसरी तरफ इसी सरकार का मुखिया काठमांडू में जाके पंचेश्वर जैसे विशालकाय और विनाशकारी बात का समझौता करके आता है, एग्रीमेंट करके आता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। दरअसल केंद्र की ओर से कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा गया है कि उत्तराखंड में हुआ हादसा गंभीर था और सरकार उसे लेकर चिंतित है। इसमें कहा गया कि विकास के काम वैज्ञानिक तरीके से कराए जाएंगे। सरकार गंगा की अविरल धारा बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर प्रदेश बीजेपी का तर्क है कि केंद्र सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में नहीं है, बल्कि केंद्र महज आपदा के कारणों की बात कर रही है। इसका ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम जो है उस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के हाइड्रो प्रोजेक्टों को बंद करना चाहते हैं। ये इसका कोई कारण नहीं है। और जो एक सत्य रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिए जो है कि इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल जून में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बैन कर दिए थे। इसमें 24 प्रोजेक्ट का ऑपरेशन रुका हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर पर्यावरणविदों का भी कहना है कि प्रदेश में विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से भी सजग रहने की जरूरत है। एक और हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को बचाने की बात करते हैं। पहाड़ का पानी जब बचेगा तभी यहाँ की जवानी भी बचेगी और तभी यहाँ का पलायन भी रुकेगा। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊपरी इलाकों में कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए ये तबाही की वजह नहीं हो सकती। पावर प्रोजेक्टों का बनना उत्तराखंड के हित में है और मेरी दृष्टि में कहीं भी पर्यावरण को इससे कोई गंभीर खतरा उत्पन्न नहीं होता, जैसे कि आशंका जताई जाती है। केदारनाथ के अलावा जो अपोजिट साइड में बद्रीनाथ जी की तरफ को जो फ्लड आया, उसके ऊपर कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं है, तो वहां कहां से फ्लड आया? तो तकनीकी रूप से मैं समझता हूं कि मौके पर वो लोग गए नहीं हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिल चुका है, उनका भी रिव्यू किया जाएगा और केंद्र ने इसके लिए 3 महीने का वक्त भी मांगा है, जबकि बाकी प्रोजेक्ट को एग्जामिन करने के लिए 12 महीने का वक्त मांगा गया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में अधर में लटके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के दोबारा शुरू होने में कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनवाते हैं आपको। मेरे समझ में कोई कारण नहीं आता है जिसके लिए उनको अपनी इस तरीके का यू टर्न लेना पड़ा है, और ये यू टर्न उत्तराखंड को भी बड़ा महंगा पड़ रहा है। और इसमें भाखड़ा नंगल से लेकर के टिहरी डैम तक इन्होंने सबको एक ब्रश से जो पेंट किया है, ब्लैक पेंट ब्रश से, वो हमको स्वीकार्य नहीं है। और हमको अवसर मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। और इधर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताने का विरोध किया है। पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल के मुताबिक राज्य सरकार इस मसले पर अपना रुख रखेगी, और इस मसले पर दिनेश अग्रवाल से पूरी बातचीत की हमारे देहरादून संवाददाता सोनू सिंह ने। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा का पूरा मामला काफी महत्वपूर्ण इसलिए कि उत्तराखंड में तमाम पावर प्रोजेक्ट हैं, और आपसे इसलिए भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है क्योंकि आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और फॉरेस्ट नियम भी कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट को लेकर के बीच में आता है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, उत्तराखंड के लिए पावर जनरेट करना सबसे महत्वपूर्ण है।
हमने जब राज्य बनाया था तो हमारा सपना था कि हम ऊर्जा प्रदेश बनेंगे और हमें ऊर्जा प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हुए रहना, क्योंकि आज हमारी स्थिति यह है कि हम 1200 करोड़ रुपए की बिजली प्रतिवर्ष खरीद रहे हैं, जबकि हमको उत्तराखंड से इतनी विद्युत पैदा करनी चाहिए थी कि हम दूसरों को भी बेच सकते। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स पे केंद्र सरकार का यदि कोई अड़ंगा लगता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार निश्चित रूप से दृढ़ उस निश्चय होकर उन सब चीजों का मुकाबला करेगी, अपना पक्ष रखेगी जहां भी रखने का मौका मिलेगा। और क्योंकि इस राज्य के लिए और किसी तरह से विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता, हम कोयले से विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते और सबसे सुलभ, सस्ता और टिकाऊ जो है वो हमारा यही उत्पादन है जो हमको विद्युत उत्पादन हमको करना है, जो हमारा हाइड्रो पावर है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें सकारात्मक रुख रखना चाहिए और जो नवोदित राज्य हैं हमारे जैसे राज्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण और राज्यों के दृष्टिकोण से भिन्न होना चाहिए। हम पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और राज्य के अंदर विद्युत उत्पादन इसलिए आवश्यक है कि हमारी आर्थिकी तभी मजबूत होगी कि जब हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी हो, चाहे रोजगार के अन्य दूसरे, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ ऊर्जा का उत्पादन उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात का पक्षधर हूँ कि उत्तराखंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पादन के संभावनाओं को हमें खोजना चाहिए, उन्हें परिपूर्ण करना चाहिए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पादन होना चाहिए और राज्य सरकार को इस मामले में कहीं पर भी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और लंबे समय से सफाई कर्मियों की समस्या से जूझ रहे नगर निकायों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर निकायों में सफाई कर्मियों के पद 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 120 स्वच्छता समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय भी 1000 रुपए बढ़ा दिया है। मैंने कहा है कि जो स्वच्छता समितियां हैं उनको भी और गैल्वनाइज किया जाए ताकि वो भी कुछ मदद करें और 1000 रुपया राज्य सरकार अपनी ओर से सीधे जो है पर्यावरण मित्रों के खाते में भेज कहा है कि 50% और जो स्वच्छता के कर्मचारी है, पर्यावरण मित्र है, उनकी संख्या बढ़ाए। और प्रदेश में विलेज टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे प्रदेश में 250 विलेजेस का चयन हम करेंगे और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए, किस तरह वहां प्रमोशन हो और किस तरह वहां टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इन सब चीजों पे आज मंथन हम कर रहे हैं। यदि कहीं पे फॉरेस्ट कानून आड़े आता है तो उसका निदान भी है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से सारी एक्टिविटी रुक जाती है, लेकिन राज्य का ये प्रयास रहता है कि जहां पर इस तरह की रोड आजकल आ रही है उसको दूर किया जाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन ने एक बैठक भी की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 9 एसपी, 11 डीएसपी और 7 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 12 दिसंबर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का 1 दिन का दौरा करेंगे। और उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। ताजा मामला नैनीताल का है, जहां का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बदहाली की कगार पर है। कॉलेज में 1000 के करीब छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहां शिक्षकों का टोटा है। कॉलेज में 124 शिक्षकों के पद हैं, जिनमें से महज 51 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 73 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां उपकरणों की भारी कमी है और जो उपकरण है भी वो खराब हो चुके हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्टाफ की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सर, अगर मशीनों को लेकर देखे कहें तो हमें सर प्रशिक्षण के लिए हमारे कॉलेज में कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए हमें सर बाहर रुद्रपुर जाना पड़ेगा, सीतागंज जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। इससे हमारा पैसे का भी लॉस होता है, हमारा समय का भी लॉस होता है और सर हमें ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं, हमारे पास स्टाफ भी नहीं सिखाने वाला। इसी तरीके से हमें बाहर जाना पड़ता है। और हल्द्वानी के वनफुलपुरा क्षेत्र में पुलिस ने 700 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस इन दोनों आरोपियों को चरस बेचते वक्त
उन्होंने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी प्रदेश में चरस की सप्लाई करते थे और इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये मुखबिर की सूचना पर बंदूकपुरा पुलिस द्वारा भुवनचंद आर्या के कब्जे से 400 ग्राम चरस बरामद की है। मूल्यवान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और ऋषिकेश में रंभा नदी के अस्तित्व पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि अगर यहां पर संजय झील का निर्माण हो जाता तो नदी के अस्तित्व को बचाया जा सकता था। बता दें आपको कि रंभा नदी पर संजय झील के निर्माण को लेकर कई सालों से मांग उठती रही है, लेकिन शासन की ओर से घोषणा के बाद इस झील का अब तक निर्माण नहीं किया जा सका। विभाग की दलील है कि शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन जमीन के मसले को लेकर वन विभाग और प्राइवेट एजेंट के बीच मामला उलझ कर रह गया। इधर स्थानीय लोगों ने भी झील के निर्माण को लेकर सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है। बात आई बीच में तो ये मालूम पड़ा है कि लैंड में फॉरेस्ट की लैंड है, चूंकि तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और किसी प्राइवेट एजेंसी के बीच में, प्राइवेट पार्टी कोई है, उनके बीच में लैंड डिस्प्यूट है और वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वो लैंड डिस्प्यूट अगर समाप्त हो जाता है और लैंड फॉरेस्ट की जैसे है मतलब स्टेटस वो मिल जाता है तो इस प्रोजेक्ट पे आगे कार्रवाई हो सकती है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकारों ने इस पर कोई भी कार्य नहीं किया। हर बार इसके लिए बजट आता है, बजट लैप्स हो जाता है, इसका कहीं भी सौंदर्यकरण नहीं कर पाते। हमारा ये मानना है यदि इसको ये सौंदर्यकरण की तरफ इस कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऋषिकेश वासियों को एक तो ये रोजगार का साधन मिल जाएगा। फिलहाल संजय झील की बात है, अगर संजय झील बन जाती है तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, गंदगी दूर होगी, जो गंदगी हुई पड़ी है वो दूर होगी। संजय झील तो बन जानी चाहिए। और श्रीनगर में स्वीडन की लीनियस विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय टीम गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंची और ये टीम 1 महीने तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू होगी। दरअसल गढ़वाल विश्वविद्यालय और लीनियस विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन हुआ है। एमओयू के तहत गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम भी स्वीडन जाएगी। So what we are trying to do is trying to find ways on how we can collaborate and how we can work together to create exchange, both in terms of when it comes to students, but also when it comes to the teachers, so that we will have the students from India in Sweden and the Swedish students here. 3 फैकल्टी लिनियस यूनिवर्सिटी स्वीडन से यहाँ आए हैं और ये एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि हमारे जो फंडिंग है वो लिनियस यूनिवर्सिटी कर रही है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी से कोई फंडिंग हम नहीं ले रहे हैं।